like a Hellcat. Hi guys, how are you? Fine. In previous video, we have discussed about what is reproduction, types of reproduction, sexual reproduction, asexual reproduction, male reproductive system, and today we will discuss about female reproductive system. Before starting the topics, I want to say few words for your motivation. Psychology says when you focus on problems, you will have more problems. When you focus on possibilities, you will have more opportunities. I repeat again, when you focus on problems, you will have more problems. When you focus on possibilities, you will have more opportunities. Guys, जब आप समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करेंगे, जब आप अपने ध्यान को सिर्फ समस्याओं पे तो समस्याएं ही समस्याएं आपको दिखाई पड़ेंगी। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ आप अपने ध्यान को समस्याओं पे केंद्रित नहीं करें। जब आप उलझन सोचेंगे, आप निगेटिविटी की ओर जाएंगे, तो आपके मन में तरह तरह की निगेटिविटी, नकारात्मक सोच ही आएंगे। लेकिन व्हेन यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटी, जब आप संभावनाओं, समाधान, उसके निदान पे अपने आप को केंद्रित करेंगे, तो यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी, तो आपको अवसर ही अवसर दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप अपने ध्यान को गाइस संभावनाओं पे, सकारात्मक दृष्टिकोण को से देखें, ताकि आपको अनेक अवसर मिलेंगे। और यह हमारी आज का सीख भी है कि हमेशा हमें संभावनाओं को तलाशना चाहिए और हमें अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेंगे। तो सकारात्मक जीवन में सकारात्मक पहलू प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system of human female includes following organs: ovary, अंडाशय, a pair of ovaries, एक जोड़ा अंडाशय पाए जाते हैं। This is the primary reproductive organ, और ये क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। That means overall we will say ovary is the main primary reproductive organ of the female organ system. Second one, fallopian tube. Fallopian tube is also called oviduct. हिंदी में इसे fallopian tube नलिका कहेंगे। A pair of fallopian tube, एक जोड़ा fallopian tube oviduct, एक जोड़ा पाए जाते हैं। और ये डक्ट्स हैं। ये क्या है? ये डक्ट्स है। इसके बाद तीसरा नंबर जो है मादा जनन अंग में आते हैं कौन? यूटेरस, गर्भाशय, वैजिना, योनि, वल्वा, वग, और यूट्रस, वैजिना और वल्वा, ये तीनों एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंड डक्ट्स, एंड थर्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ओवरी
फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजिना और वल्वा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं। अब हम लोग बात करें ओवरीज यानी अंडाशय। ओवरी सिंगुलर होते हैं और ओवरीज प्लूरल। ओवरी यानी अंडाशय। ए पेयर ऑफ almond shaped ovaries are primary sex organs of a female. Two ovaries are located in the lower part of the abdominal cavity, pelvic girdle, one on either side of uterus, which lie near the kidney. तो इस तरह से प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। ओवरी यानी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में पेल्विक गर्डी, जिसको हिंदी में श्रोणी गुहा में पाए जाते हैं, और ये उदर गुहा में लगभग किडनी यानी वृक्क के बगल में स्थित होते हैं, यानी नियर अबाउट किडनी के आसपास ओवरीज लोकेटेड होते हैं। आप इसे नोट कर लें। तो प्रत्येक अंडाशय ओवरी एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली द्वारा एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के डोर्सल वॉल पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है, और प्रत्येक ओवरी अंडाशय कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के एक आवरण जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका होता है, और इस आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे एक जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू का लेयर पाया जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम या जनन एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, और उसी में ओवा यानी अंडाणु का निर्माण होता है। इसका मतलब यह हुआ ओवरीज सर्व टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अंडाशय जो है ओवरी दो महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। पहला क्या, तो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स सेल। पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स सेल, या इसको ओवा या सिंगुलर में ओवम कहेंगे। तो पहला जो इसका फंक्शन है, कार्य है अंडाशय का, कि ये अंडाणु का निर्माण करता है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है कि ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो इट सिक्रीट द सेक्स हार्मोन, इट सिक्रीट्स द सेक्स हार्मोन। कौन कौन, तो ये सेक्स हार्मोन का भी स्राव करता है। कौन कौन, तो एस्ट्रोजेन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन नाम का सेक्स हार्मोन का स्राव ओवरी द्वारा होता है। दैट मीन्स एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेनुल सेल्स, या इसको ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा, ये ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा ये सिक्रीट होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है, प्यूबर्टी के समय, यौवनारंभ के समय,
जब 10 से 12 साल की उम्र में लड़कियां में यौवन का आरंभ होता है, उस स्थिति में उस समय यह शारीरिक वृद्धि को कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरा जो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा साबित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा it secretes through the cells of corpus luteum and it helps the maintaining the pregnancy। और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इस तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो सेक्स हार्मोन्स का स्राव ओवरी से होता है और ओवा या ओवम का निर्माण ओवरी से होता है। ओवरी के बारे में एक और बातें होती है कि ए मैच्योर्ड ओवरेज कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ ओवा इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। द फॉर्मेशन ऑफ ओवा बिगिंस इन फीमेल चाइल्ड इवन बिफोर इट्स बर्थ। बहुत ध्यान दीजिएगा, एट बर्थ ईच a ovary contains about 2 to 3 lakhs of immature eggs at primary follicle stage. After attaining sexual maturity, that means at the time of puberty, the primary follicles of ovary start maturing one by one under the influence of FSH, follicle stimulating hormones. That means in a woman, one ovum matures during each menstrual cycle inside Graafian follicles. Only one matured ovum is released from either side of ovary at an interval of 28 days by the rupture of Graafian follicles. That means a mature ovum is surrounded by nutritive and protective cells, or the process of release of ovum from ovary is called ovulation। तो ये बात क्या हुई, जब बच्ची जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है, उस समय उसके ओवरी में 2 से 3 लाख अपरिपक्व अंडाणु पाए जाते हैं। और जब प्यूबर्टी के समय होता है, जब यौवनारंभ होता है, तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स के द्वारा वो मैच्योर होता है और फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा जो पिट्यूटरी से निकलता है उसके द्वारा मैच्योर होता है। प्रत्येक विमेन में, प्रत्येक स्त्री में जो 28 दिन का साइकिल्स होता है, उसके उपरांत 1-2 ओवरी में से किसी एक से एक अंडाणु का स्राव होता है, निष्कासन होता है, उत्सर्जन होता है। इसे ओवल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा कि ये ओवरी जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, उसके बाद हम लोग अब फैलोपियन ट्यूब, दूसरा जो पार्ट है वह फैलोपियन ट्यूब है। तो ओवरी को हमने देख लिया, ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होना और सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स आर पेयर्ड। ये क्या है? पेयर्ड है, यानी एक जोड़ा, पेयर्ड, एक जोड़ा। और इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूट्रस, वन ऑन आइदर साइड ऑफ इट, यानी ये यूट्रस से शुरू होता है
starts from originates from यूट्रस। ये यूट्रस से इसकी शुरुआत होती है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज फनल शेपेड विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री। इसके इंड में फनल लाइक, एक तरफ यूट्रस से जुड़े होते हैं, अदर तरफ में या ओवरी के पास एक फिम्ब्री, फनल लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्री से जुड़ा होता है। तो एक तरफ यूट्रस से जुड़े होते हैं और दूसरे तरफ इसमें फिम्ब्री। तो इस तरह से फिम्ब्री pick up the ovum released from the ovary and pushes it into fallopian tube। और यही फिम्ब्री जो है पकड़ता है जब ओवल्यूशन होता है, ovum released from the ovary, then fimbri pick up it and pushed it into the fallopian tube। तो फिम्ब्री उसे पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे क्या करता है कि उसे पुष्ट करता है और फैलोपियन ट्यूब की ओर पुश करता है। तो आपको इसका तस्वीर भी हमें देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट है यूटेरस। क्या है? यूटेरस, जिसको गर्भाशय बोलते हैं। यूट्रस को वोम्ब भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में अपन देखा किया, एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं यानी पेयर ट्यूब, जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर जाती है और अंत में फिर गर्भाशय से जुड़ जाती है। फैलोपियन ट्यूब के जो बाहरी भाग होता है, जिसमें अंगुली नुमा फनल टाइप स्ट्रक्चर निकलता है, इसे फिम्ब्री कहते हैं। और वो अंडाणु को पकड़ता है, ओवम को पिक करता है एंड पुश इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो यूट्रस, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, इट्स ए सिंगल, ये क्या होता है? सिंगल, यानी एक होती है। यूट्रस की संख्या कितनी होती है? सिंगल, यानी एक की संख्या में यूट्रस होता है। और ये पियर शेप्ड होते हैं। पियर मतलब जानते हैं? पियर शेप्ड यानी ये नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता? नाशपाती के आकार का। तो गर्भाशय का आकार नाशपाती की तरह होता है। ये हाईली मस्कुलर होता है। ये क्या होता है? हाईली मस्कुलर होता है, यानी और हॉलो स्ट्रक्चर एंड हॉलो स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद ये पेल्विक गर्डल में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी लोकेटेड एट यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय और रेक्टम के बीच में यूट्रस पाए जाते हैं। द नैरो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। इसके नैरो पार्ट्स को सर्विक्स बोलते हैं। यूट्रस के नैरो पार्ट्स, द नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स विच लीड्स इनटू वैजिना। और यह सर्विक्स जो है वैजिना में खुलता है। इस तरह से यूटेरस जो है एक मोटी दीवार वाली पेशीय हाईली मस्कुलर
थैली के समान रचना है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच urinary bladder and rectum. It is located between urinary bladder and rectum in pelvic girdle. ये लगभग तिकोना रचना है, पियर शेपेड है नाशपाती के, जिसका ऊपरी भाग लगभग चौड़ा होता है और ऊपरी भाग दाएं और बाएं कोने में फैलोपियन ट्यूब से यह जुड़ा होता है। गर्भाशय की गुहा में ही, यूट्रस में ही एम्ब्रायो का विकास होता है और ये 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। गर्भाशय, यूट्रस 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है और भ्रूण के विकास ये सामान्य स्थिति में होता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होता है, गर्भ छठता है, वुम्ब आता है, तो वैसी स्थिति में इसका विकास बढ़ने लगता है और गर्भ के 8वां महीना में, 8 महीने का जब गर्भ रहता है तो ये 18 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है। यानी गर्भ ठहरने पर इसका आकार बढ़ता है और इसलिए एब्डोमिनल रीजन का भी साइज जो है इंक्रीज करता है। तो 18 से 20 सेंटीमीटर 8वें महीने में, जब गर्भ के 8वें महीने में, जबकि नॉर्मल स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर होते हैं। और शिशु के जन्म के बाद यह पुनः छोटी हो जाती है। गर्भाशय जो 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी हो गई थी 8वें महीने में, 9वें महीने में, उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो पुनः वह सिकुड़ जाती है, परंतु सामान्य स्थिति में न आकर थोड़ी बड़ी रह जाती है। यानी बच्चा होने के बाद वो सामान्य स्थिति में नहीं आती है, थोड़ा सा लेकिन बड़ा हो जाती है। और गर्भाशय का जो निचला भाग संकरा होता है, इसे सर्विक्स या ग्रीवा बोलते हैं, और नीचे की ओर वैजिना या योनि में खुलता है। तो ये हमने देखा यूट्रस बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अब हम अगला जननांग देखें मादा जननांग में, तो अगला जनन अंग है यूट्रस के बाद वैजिना। यूट्रस के बाद वैजिना। योनि। Vagina is a short, wide and muscular tube. Short, wide and muscular tube है और it is lined with mucous membrane. Lined with mucous membrane. म्यूकस मेम्ब्रेन से आच्छादित होते हैं, यह ढका होता है। लाइज बिटवीन यूरेथ्रा एंड रेक्टम, तो इट लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लाइज बिटवीन यूरेथ्रा और रेक्टम। यूरेथ्रा और रेक्टम के बीच में यह स्थित होते हैं। यूरेथ्रा एंड रेक्टम, यानी मूत्र मार्ग और रेक्टम के बीच में यह स्थित होते हैं। इट मेजर्स अबाउट 10 cm। ये लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे 7 से लेकर के 10 के बीच में यह इसकी लंबाई होती है। और डेवलपमेंट ऑफ फेटस अकर्स into uterus, but the wall of highly muscular and smooth muscles within vaginal opening during the birth। तो बच्चों के चाइल्ड बर्थ के समय इसके जो मस्कुलर वॉल है वो स्मूथ मसल्स जो है बिल्कुल उसमें एक म्यूकस निकलता है और वो चिकना हो जाता है। इसमें बच्चों के बर्थ के समय आसानी होता है। Vagina receives sperm. It receives
sperm during mating or copulation and acts at birth canal during childbirth. Passage of menstrual flow. Passage of menstrual फ्लो। तो इस तरह से वैजिना यानी जिसे हिंदी में योनि बोलते हैं, यह एक पेशीय नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार पेशीय और तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है तथा यह फैलने योग्य होती है। यह बाहर की ओर वल्वा यानी भग के द्वार से खुलती है और वल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जिसे हाइमेन कहते हैं। इसमें बहुत ही छोटा छिद्र होता है और ऐसा भी कहा गया है एट द फर्स्ट टाइम ऑफ मेटिंग कोपुलेशन द इट्स मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन एंड समटाइम्स ब्लीडिंग अकर्स। तो इसमें ऐसा देखा है कि पहली बार मेटिंग संभोग के दौरान या चोट लगने पर इसकी झिल्ली टूट जाती है और यह दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है। हाइमेन की झिल्ली एक बार टूटी है, दोबारा नहीं बनती है। तो फर्स्ट टाइम संभोग के दरमियान यह टूट होता है, टूट जाता है और इसका निर्माण नहीं होता है। और इस तरह से योनि संभोग या मैथुन के दौरान नर के द्वारा नर के शिश्न को पेनिस को ग्रहण करती है और उसके द्वारा जो स्पर्म का एजेकुलेशन होता है, स्खलित वीर्य होता है, उसको वह ग्रहण करती है। इस तरह से वैजिना, और वैजिना जो है इट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अंत में जो है ये द ओपनिंग ऑफ वैजिना in a young girl is partially closed with the thin membrane called hymen. It is ruptured at the time of first intercourse on due to strenuous physical exercise during childhood. तो हम समझ गए। और अंत में जो है वाल्वा, इसको हिंदी में भग बोलते हैं। ये भग वल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल ऑफ फीमेल, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया है और इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं? लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा एंड क्लाइटोरिस। 3 पार्ट इसमें आता है। लेबिया मेजरा, लेबिया माइनर और माइनोरा और क्लाइटोरिस। ये इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वैजिना एंड वल्वा। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइज होता है तो इसका मतलब है कि एम्ब्रायो बनेगा, वोम बनेगा यूट्रस में। अगर नहीं होता है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होता है, इट लाइव्स फॉर 1 डे एंड देन एक्सपेल, एक दिन इंतजार करता है, उसके बाद यह निकल जाता है। दिस सेट इन मोशन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और रजोस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेज occurring in the
रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। तो ह्यूमन फीमेल्स के अंतर्गत मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक चेंजेज है। दिस इज ए 28 डे साइकिल, यह 28 दिनों का चक्र है और इट कंट्रोल बाय चेंज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में परिवर्तन होता है और उसके द्वारा यह नियंत्रित होता है। दैट मीन्स सेक्सुअल साइकिल्स इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन फीमेल्स। और यह प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि रजोस्राव या मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंस्ट्रुएशंस है क्या, तो इसे समझना जरूरी है। इसके पहले हम मानव मादा जनन अंग का तस्वीर क्वेश्चंस आते हैं कि मादा जनन अंग का एक नामांकित चित्र बनाएं या ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग मादा जनन अंग का एक तस्वीर बनाएंगे। तो गाइस, दिस इज द diagrammatic representation of female reproductive system. This one is ovary, this one is fallopian tube, uterus, cervix, vagina. तो ये it is a complete figure of the female reproductive system. मादा जनन अंग का ये तस्वीर है और इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्या होता है। तो कोपुलेशन या इंटरकोर्स के समय वेन जब नर का वीर्य या सीमेन फीमेल्स यानी मादा के जोनी में स्खलित या इजैकुलेट होता है, तब वीर्य यानी सीमेन में स्थित एक्टिव स्पर्म्स क्रियाशील शुक्राणु जो है अपने पूंछ की गति से गर्भाशय की तरफ और फिर आगे फैलोपियन ट्यूब की ओर पहुंच जाते हैं। यहाँ दिस इज द वेजिना, व्हेन द मेल इंटरकोर्स विद द फीमेल देयर स्पर्म देयर सीमेन इजैकुलेट इनटू द वेजिना और यहाँ से स्पर्म फिर आगे की ओर मूव करता है और मूव करने से हुए यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक यह जाता है। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, वहाँ अंडाणु के साथ संयोग करता है। अगर वेन द स्पर्म फ्यूज्ड विथ द ओवम, दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ द male gamete sperm and female gamete ovum is completed, that means a singular diploid structures will be prepared, that is zygote युग्मनज, and then zygote developed into embryo. तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन या संयुग्म या फ्यूजन ही निषेचन कहलाता है। What is fertilization? The fusion of the male gamete sperm and female gamete ovum is called fertilization. और कोई एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ क्या होता है, फ्यूज करता है और बाकी जो है 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक एजैकुलेशन में। तो केवल एक ही जो है उसमें फ्यूज करते हैं मेल फीमेल गैमेट यानी ओवम के साथ, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अधिकांश स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब में ऊपर की ओर गति करते समय ही नष्ट हो जाते हैं। जब यहाँ से एजैकुलेशन है तो यहाँ आते आते अधिकांश यहाँ मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और कुछ जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं एक्टिव केस में और जो अंडाणु तक पहुंच के उसको फर्टिलाइज कर देते हैं बाकी। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में
शुक्राणु की गति लगभग 100 माइक्रोन प्रति मिनट होता है। 1 मिनट में 100 माइक्रोन गति स्पर्म करता है और सामान्यतः शुक्राणु स्पर्म फैलोपियन नलिका में करीब 12 घंटे तक जीवित रहते हैं। स्पर्म इस फैलोपियन ट्यूब में 12 घंटे तक जीवित रहते हैं, वेट करते हैं, और इस दौरान अगर वे अंडाणु से संयोग करते हैं तो वैसी स्थिति में फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। अब प्रश्न उठता है कि स्त्रियों में लैंगिक चक्र या अंडाणु के निषेचित नहीं होने पर क्या होता है। अगर निषेचित नहीं होता है तो क्या होता है, तो स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 के एज में होते हैं। 10 साल से 12 साल की आयु में लड़कियों में यौवनारंभ आराम हो जाती है। दैट मीन्स इस उम्र में बच्चियों में जनन क्षमता विकसित हो जाती है और आंतरिक जनन अंग में कुछ साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है, और जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म या मासिक चक्र या रजोधर्म या मासिक स्राव, दैट मीन्स यू विल से मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन और मेंसेज, और यह चक्र 28 दिनों तक चलता है और सामान्य स्थिति में स्वस्थ लड़कियों में यह 28 दिनों पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। कब रजोस्राव कब होता है? जब निषेचन नहीं होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। होता क्या है इसमें, तो ये समझने की जरूरत है कि मासिक चक्र के आरंभ में ग्राफिक फोलिकल्स में स्थित अंडाणु एवं परिपक्व होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, और इस क्रिया में पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएस का प्रारंभ होता है और उससे स्रवण होता है, और उसके बाद यह अंडाशय से एस्ट्रोजेन निकलता है, ओवरी से एस्ट्रोजेन निकलता है और गर्भाशय की दीवार में वो परिवर्तन लाता है, डायनामिक चेंज इन द यूट्रस वॉल। और गर्भाशय की दीवार की जो भीतरी सतह है जिसको इंडोमेट्रियम या अंतः अस्तर कहते हैं, रक्त केशिकाओं और ग्रंथियों के विकास के कारण मोटी हो जाती है, और गर्भाशय के इसी तरह की तैयारी अंडाणु के निषेचन के बाद भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। अगर निषेचन होता है तो भ्रूण का विकास होगा और गर्भाशय में इसकी तैयारी होती है। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब बीच में यानी 14वें दिन, मासिक चक्र 28 दिन का होता है। ये चक्र जो है फीमेल्स में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति, उसके बीच में दैट मीन 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर आते हैं जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, और अंडोत्सर्ग के बाद ओवल्यूशन के बाद फैलोपियन ट्यूब जो है और फॉलिकल्स, ग्राफिक फॉलिकल्स का बचा हुआ पीले रंग का हो जाता है, और जो पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इस तरह से 36 घंटे के भीतर अगर अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित नहीं होते हैं, यानी 36 घंटे तक अंडाणु सर्वाइव करता है, तो यह अंडाणु नष्ट हो जाते हैं और उसके साथ ही कॉर्पस ल्यूटियम भी निष्क्रिय होकर विकृत होने लगता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी बंद हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन की कमी से गर्भाशय की दीवार का इंडोमेट्रियम यानी अंतः अस्तर अलग अलग हो जाता है, और फिर 2 सप्ताह के बाद यह चक्र शुरू हो जाता है और गर्भाशय की दीवार से टूटी हुई कोशिकाएं अंडाणु योनि के रूप से बाहर निकलते हैं, जिसमें रक्त भी होते हैं, और यह प्रायः 3 से 5 दिनों का पीरियड होता है, जिसे हम मासिक स्राव
या रजोधर्म, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेज या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस तरह से यदि अंडाणु शुक्राणु से निषेचित करने में सफल हो जाता है तो निषेचित अंडे का विकास यूट्रस में होने लगता है और तब जाकर के प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन का स्राव नहीं होता है। वैसी स्थिति में अब यह देखना है कि कौन कौन से व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के सैलिएंट फीचर्स कौन कौन हैं। तो क्या क्या होता है, तो यू विल से द सेक्सुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंसेज और menstruation is of 28 days. The menstrual cycle is controlled by the change in the level of estrogen and progesterone is released from either of the two ovaries. Before the release of ovum, the inner wall of uterus called endometrium becomes thick and spongy, full of blood vessels. Now it is ready to receive the fertilized ovum or egg. If the ovum is not fertilized, the endometrium of uterus erodes and unfertilized ovum, eroded inner lining of uterus and blood vessels come out of vagina in the form of blood flow or menstrual flow, and it is called menstruation. Menstruation usually occurs 14 days after ovulation and usually lasts for 3 to 5 days. After menstruation, the eroded inner lining of uterus, that means endometrium, gets repaired. Now the uterus become ready to receive the next ovum. If the ovum does not fertilize, that the above cycle of menstrual is repeated again after every 28 days. अब ये प्रश्न होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेनार्की एंड मेनोपॉज। ये प्रश्न या कंपटीशन में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेनार्की एंड मेनोपॉज। मेनार्की एंड मेनोपॉज से क्या समझते हैं। The first menstruation in girl after attaining puberty, that means at the age of 10 to 12 years, is called menarche. That means start. इसमें क्या होता है, तो menstrual cycle start होता है 10 से 12 वर्ष की आयु में। ये इसकी रजोस्राव का या मासिक धर्म का शुरुआत होता है और उसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म है वो मेनार्की है। दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्की इज द टाइम व्हेन गर्ल बिकम कैपेबल टू बियरिंग ए बेबी। दैट मीन्स सेक्सुअली इट इज द सिंबल ऑफ सेक्सुअली मैचुरेशन। सेक्सुअली मैचुरेशन का यह सिंबल है और इस स्थिति में क्या है कि यह शुरू होता है। अब एट द एज ऑफ 45 टू, ये 10 से 12 में शुरू होता है और 45 से 50, एट द एज ऑफ 45 to 50 मेंस्ट्रुअल स्टॉप्स परमानेंटली। ये मेंस्ट्रुअल स्टॉप्ड परमानेंटली। तो जब रजोस्राव या मासिक धर्म बंद हो जाता है 45 से 50 उम्र में, जब महिलाएं पहुंचती हैं तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और उसी के लिए बायोलॉजिकल जो टर्म होते हैं, जो मेडिकल टर्म होते हैं, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो इस तरह से आपने मेनार्की दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो 10 से 12 की उम्र में होता है।
और दूसरा है मेनोपॉज, यानी 45 से 50 उम्र की जब महिलाएं होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है और इसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा फर्टिलाइजेशन की ओर रुख करें तो इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम फ्यूज इनसाइड द बॉडी, यानी शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक का संयुग्म या संलयन होता है, यानी इंटरनल आंतरिक निषेचन होता है। एंड द स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ मेल आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू वैजिना ऑफ फीमेल थ्रू पेनिस। पेनिस के द्वारा वैजिना तक जो है स्पर्म जाते हैं। ड्यूरिंग कोपुलेशन मेटिंग about 300 to 400 millions of sperm, 300 से 300 to 400 millions of sperm in one ejaculation। एक बार स्खलन में लगभग 300 से 400 मिलियन जो है स्पर्म रिलीज होते हैं, वैजिना में जाते हैं। बट ओनली वन स्पर्म इज एबल टू इंटर्स इनटू द ओवम, और केवल एक स्पर्म ही ओवम में इंटर्स करते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और यहीं पे जा करके अपर पार्ट में यहाँ जा करके क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यहीं पे आकर जो इजेकुलेशन के द्वारा यहाँ वैजिना में स्पर्म्स डालते हैं और यहाँ यह मूव करते हुए बहुत से स्पर्म्स यहाँ आते आते मर जाता है, और जो स्पर्म यहाँ तक आता है तो एक ये जो है तो इस तरह से ये स्पर्म यहाँ फ्यूज करता है और फर्टिलाइजेशन। Sperm are deposition in the vagina. They travel to egg present of fallopian tube by the lashing movement of their tail. Tail के कारण उसमें मूवमेंट होता है। And the fusion of nuclei of the sperm and over marks the completion of fertilization. और इस तरह से निषेचन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, वो एम्ब्रायो के रूप में। तो विद द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन द सिंगल सेल जाइगोट इज फॉर्म एंड जाइगोट डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस एज द मूव्स ऑफ स्लोली फैलोपियन ट्यूब। तो इस तरह से ये एक जाइगोट का निर्माण होता है और स्लोली दे एडजस्ट इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में आकर के वो एडजस्ट कर जाते हैं, जहां से वह उनका विकास होता है। Once the embryo is implanted in the endometrium of uterine bile, the female is called pregnant। और इस तरह से यह जाइगोट यहाँ से मूव करते हुए इस यूट्रस में एडजस्ट कर जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और जिसे हम प्रेग्नेंट या गर्भाधान कहते हैं। At the stage, disc-like special tissue develop between the embryo and uterine bile is called placenta। और इसके बीच में एक प्लेसेंटा, एम्ब्रायो और यूट्रस के बीच में एक कवरिंग लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर तैयार होता है, दैट इज प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा इज द फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रायो एंड यूट्राइन वाल ऑफ मदर। दिस इज अ डिस्क shaped like a structure embedded in the uterine wall. The fetus portion of the placenta is formed of villi which embedded in the maternal blood spaces. Placenta carries following function। और प्लेसेंटा जो एम्ब्रायो और यूट्रस के बीच में एक लेयर है, क्या करता है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द fetus फ्रॉम मदर्स ब्लड। माँ के रक्त से यह fetus क्या करता है, प्लेसेंटा भ्रूण में, एम्ब्रायो में ऑक्सीजन
और फूड को, न्यूट्रिशन को प्रदान करता है। इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड ऑफ फेटस। और प्लेसेंटा जो है इस फेटस एम्ब्रायो से नाइट्रोजन वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव करता है एंड प्रोड्यूस हार्मोन प्रोडक्शन फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी को मेंटेन के लिए प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। तो ए कॉर्ड containing blood vessels connect and placenta with fetus is called umbilical cord। और इस तरह से एक प्लेसेंटा और फेटस के बीच में एक कॉर्ड होता है, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड है, और उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से वह मदर से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। इस तरह से जेस्टेशन पीरियड की हम बात करते हैं, गर्भकाल की बात करें तो द फुल टर्म of development of an embryo in mother's uterus is called gestation period. In human, it lasts about 280 days, generally 280 days, that means 40 weeks or 9 months। मानव में जो गर्भाधान का समय होता है, गर्भकाल 280 दिन कहें या 40 सप्ताह कहें या 9 माह कहें। After this period, the fetus is ready for birth। और इसके बाद बर्थ जो है और हो सकता है। बर्थ और पार्चुरेशन में से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं कि few weeks before birth, fetus usually turns over the uterus so that lie the head towards, आगे सिर होते हैं। Just over opening the cervix, the child is born, result a rhythmic contraction of muscles of uterus wall। uterus walls में एक rhythmic contraction होता है और जिसके द्वारा जो है बर्थ होता है। The first sign labor और birth is dilation of birth canal। और एक लेबर पेन होता है जन्म के समय, जन्म के पूर्व जो महिलाओं में दर्द होता है, इसे लेबर पेन के नाम से जाना जाता है। और the wall of uterus repeatedly under the influence of hormone oxytocin in a such way fetus is forced out। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस समय निकलता है, इससे कारण जो है एक्सपेंशन होता है और बर्थ होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मादा जनन अंग के अंतर्गत किस तरह से ये अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि और भग, दैट मीन्स ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजिना और वल्वा, दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। और मुख्य उत्तर इसमें अंग जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ओवरीज हैं, ये 2 की संख्या में होता है, और उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ओवम का निर्माण होता है। और ओवम का निकलने के बाद मादा के शरीर में ही निषेचन की क्रिया होती है। ये मादा के शरीर में ही नर के पेनिस के द्वारा स्पर्म का डाला जाता है, इजेक्ट स्खलित होते हैं। इस तरह से ये मादा जनन अंग, निषेचन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग इससे जुड़ी जो एक बात है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है और एसटीडीज, वैसे रोग जो जनन से जुड़ा हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखेंगे। जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक अवधारणा स्पष्ट नहीं हुई, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि हर टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो पूरा वीडियो देखेंगे। यदि आप अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको फर्दर और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इसे लाइक्स और शेयर करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।